स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि हाँ जी हम किस तरीके से किसी भी एनजीओ के लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं बिग फंड्स के तौर पे, चाहे आपकी एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 हो। अगर आपको पता है या नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज, आपकी जो एनजीओ है क्या वो इन्वेस्टमेंट रेडी है? क्या आप अट्रैक्ट करते हैं सिग्निफिकेंट बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अपनी एनजीओ में या अपनी सेक्शन 8 कंपनी में या ट्रस्ट में या सोसाइटी में? अगर नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या प्रिपेयर्डनेस हमें रखनी चाहिए सीरियस इन्वेस्टर्स के थ्रू और इंस्टीट्यूशनल डोनर्स के थ्रू। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है जिन्होंने इस सारे टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी है, डिस्कशन करना, उनका नाम है पूजा। पूजा, वेलकम टू द शो। पूजा एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है और अच्छी तरीके से जानती हैं नो हाउस अबाउट एनजीओज और उनकी फंडिंग के बारे में। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है पूजा से वो ये है कि व्हाट एग्जैक्टली डज इन्वेस्टमेंट रेडीनेस मीन फॉर एन एनजीओ? अगर हिंदी में बात करूं, अगर बात करी जाए एनजीओ के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है या इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे रेडी किया जाए किसी भी एनजीओ में। ओके, हाय गौरव, ये वेरी नाइस क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। इन्वेस्टमेंट की रेडीनेस का मतलब कि हमें it's about building a robust, transparent and compliant organization ताकि हमारे पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए, चाहे वो CSR फंडिंग के थ्रू आए कंपनी से या लार्ज इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशंस जो होती है उनके थ्रू आए। सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए, आपकी एक एनजीओ एक बिजनेस है, एनजीओ ना सोच के आप इसको बिजनेस सोचिए। एक इन्वेस्टर आपके पास तब आएगा जब आप स्टेबल है, वेल मैनेज है और आप कैपेबल है अपने रिटर्न्स को डिलीवर करने के लिए टाइमली। In case of NGO, it's not returns, it's social impact. It's about demonstrating your capacity, credibility and accountability beyond just the passion for your mission. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये आता है कि हाँ जी अगर मेरे पास ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी, तो कौन सी बेहतर स्ट्रक्चर होगी एनजीओ के लिए ताकि मेरे पास एनजीओ की इन्वेस्टमेंट आ जाए या मैं उसे इन्वेस्टमेंट रेडी के लिए कर पाऊँ? ओके, एनजीओ आमतौर पर हम 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करते हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनी के केस में। ठीक है, अब सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है उनको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। तो सपोज अगर मेरे पास किसी भी तरीके की एनजीओ है और वो एनजीओ ट्रस्ट भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, सेक्शन 8 भी हो सकती है, तो मैं किस बेस्ट ऑप्शन को लेके चलूं ताकि मुझे इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से मेरी एनजीओ के फॉर्मेट में आ जाए, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन हो या कुछ भी? व्हाट डू यू अलाउ? ओके, पहले ना हमें तीनों को समझना पड़ेगा कि ट्रस्ट और सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये बहुत आपकी रेगुलेशन में मतलब इट हैज मोर ट्रांसपेरेंट फाइलिंग नॉर्म्स, इट इज अ कॉर्पोरेट लाइक स्ट्रक्चर और जो फंडर्स होते हैं उनको इस तरह के स्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रस्ट और सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अगर आप ट्रस्ट और सोसाइटी स्ट्रक्चर में भी आपकी एनजीओ ऑपरेट कर रहे हैं और उसमें लेवल ऑफ कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो आप उसमें फंडर्स की इन्वेस्टमेंट को, फंडर्स के डोनेशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें अपना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो। और अगर ऑपरेशन की बात की जाए, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर्स, तो तीनों में सिमिलर ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर बात करूं कि हाँ जी मैं एब्सोल्युटली अगर देखा जाए मस्ट हैव रजिस्ट्रेशंस क्या जरूरी होते हैं अगर हम फंडिंग उठाते हैं या फंडिंग लाते हैं सेक्शन 8 कंपनी के लिए या एनजीओ के लिए या सोसाइटी के लिए एज एन एनजीओ, मतलब सबसे बेस्ट सुटेबल पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई भी फंडिंग आई है, आपकी फंडिंग 2 तरीके की होती है, कॉर्पोरेट और अदर देन कॉर्पस। कॉर्पस फंडिंग बेसिकली आपकी इनकम नहीं कहलाती है और अदर देन कॉर्पस इनकम कहलाती है और आपको उसको अपने ट्रस्ट एनजीओ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं रिगार्डिंग रिलीजियस एक्टिविटीज और चैरिटेबल एक्टिविटीज उनके लिए यूटिलाइज करना है। अब आपके पास कोई इनकम आई है, आप जैसे आपके पास आप एक इंडिविजुअल है या आप कंपनी है, अगर आपके पास कोई इनकम आती है वो टैक्सेबल होती है। बट ट्रस्ट के पास एक एग्जाम्पशन होती है, अगर वो अपने आप को अंडर सेक्शन 12AB रजिस्टर करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर उनको जितनी भी उनकी इनकम है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। बट उसके लिए उनको सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। पहला तो उन्हें रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 10A। सेकेंड इज
कि उनकी जितनी भी सालाना इनकम है उसका 85% उनको चैरिटेबल पर्पज के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओनली अप टू 15% वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब सपोज इन सम केसेस की इन अ पर्टिकुलर ईयर आप 85% स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपको कुछ आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप 85% से कम मतलब 15% ज्यादा आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट अगर आपने जितना भी 15% ज्यादा एक्यूमुलेशन किया है वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और प्लस जो आपका जो मोर देन 15% जितना भी अमाउंट है वो आपको विद इन 5 years यूटिलाइज करना पड़ेगा, मतलब उसको स्पेंड करना पड़ेगा फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। इस सेकेंड इज आपको ATG में रजिस्ट्रेशन लेना। इट इज नॉट मैंडेटरी बट आप अगर लेंगे तो बेहतर होगा। ATG में रजिस्ट्रेशन आपके डोनर को बेनिफिट करता है। आप जैसे ATG में रजिस्ट्रेशन लेंगे तो डोनर ने आपको फंडिंग की है या डोनेशन दिया है तो उसको अपनी टैक्स रिटर्न में उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। तो इसमें दो तरीके का बेसिकली हमारी एग्जाम्पशन होती है, 100% और 50%। अगर आप किसी नॉर्मल पब्लिक ट्रस्ट या सोसाइटी में अगर आप डोनेशन दे रहे हो, इट इज जनरली कैटेगराइज्ड अंडर 50% कैटेगरी। तो सपोज एन इंडिविजुअल इज अर्निंग 20 लाख रुपीज इन अ ईयर और वो 2 लाख रुपए आपको डोनेट कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं है, he will have to pay income tax on full 20 lakh rupees. Though he has already given you 20 lakh, तो 18 lakh उसकी रिमेनिंग इनकम है और उसके बाद वो उसमें से टैक्स पे करेगा 20 लाख इनकम का टोटल। बट अगर आपने ATG रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एंड यू फॉलो 50% टैक्स ब्रैकेट, सपोज 50% एग्जाम्पशन ब्रैकेट, तो उसको 2 लाख के ऊपर सपोज 30% का स्लैब रेट है, 2 लाख के ऊपर 30% इज 60,000, तो उसको 30,000 प्लस सेस का बेनिफिट हो जाएगा। इतना उसका टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अगर इसको 30,000 प्लस सेस गवर्नमेंट को देना पड़ता, ठीक है। सेकेंड इज अगर आपको किसी फॉरेन पार्टी से डोनेशन चाहिए तो आपको FCRA में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, बट इसके लिए आपको 3 years का ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है और आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट इन योर कोर एक्टिविटीज विच डज नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज मिनिमम 15 लाख आपने इन्वेस्ट किया होना जरूरी है, ठीक है। और FCRA के लिए प्री कंडीशन आर कि आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, 12AB का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और ATG भी। ये 2 रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप FCRA के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इज कि आप गवर्नमेंट की नीति आयोग दर्पण एक करके पोर्टल है, वहां पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ये आपके NGO को यूनिक ID देगा। It's a foundational step for engaging with government and many larger domestic funders. आपके कोई और क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग? बिल्कुल, एक क्वेश्चन और मेरा वो ये है कि रजिस्ट्रेशन का पार्ट तो चलो आपने कवर कर लिया कि हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन होने चाहिए किसी भी NGO के पास, और NGO के पास अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है बाकी सारी चीजें बेमानी है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स डू मेजर फंडर्स, मतलब एक तरीके से जो भी फंडिंग कर रहा है या जो भी हमारी NGO में पैसा डालेगा, चाहे वो ट्रस्ट में हमारी NGO में या हमारी सोसाइटी में NGO में या सेक्शन 8 NGO में पैसा डालेगा, तो वो क्या क्या चीजें देखता है सिर्फ पेपर वर्क के अलावा? अगर पेपर वर्क की बात में छोड़ दूं तो वो क्या क्या चीजें ध्यान में रखेगा, क्योंकि पेपर वर्क ही सब कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने ट्रस्ट में, अपनी NGO में आपने ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। मतलब देयर शुड बी रॉबस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और लीडरशिप स्किल्स इनको दिखाना है। आपके पास एक टेंजिबल प्रोजेक्ट होना चाहिए जहाँ पे आप एग्जैक्टली बता सके कि हम कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करें, कहाँ पे आपका पैसा स्पेंड करने वाले हैं, उससे किस सोसाइटी के किस तबके को बेनिफिट होने वाला है, आप किस प्रॉब्लम को मतलब एक्चुअली सोल्यूशन देने वाले हैं। ये आपके पास बहुत क्लियर आंसर्स होने चाहिए जब आप अगर आप मतलब फंडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो चलो सारी चीजें मैंने कर ली, ये सारी चीजें हो गई कि हाँ जी मैंने ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया, मैंने पेपर वर्क कर लिया। नाउ हाउ डू आई एक्चुअली पिच, मतलब किस तरीके से मैं NGO के जो भी पोटेंशियल फंडर्स हैं या डोनर्स हैं उनके पास कैसे पहुंचूंगा, उनको कैसे पिच करूंगा, उनसे आगे किस तरीके से अपने क्लियर और कंपेलिंग स्टोरी का मतलब पोस्ट करूंगा, या टेलर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल्स होंगे उनको कैसे दूंगा, डेमोन्स्ट्रेट कैसे करूंगा स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को, क्योंकि कोई भी बिना इस चीज के नहीं देता आज के टाइम पे डोनेशंस या फंडिंग। प्रोफेशनलिज्म सारे इंटरेक्शंस में किस तरीके से रखूंगा, ये सारी चीजें क्या आप मुझे बता सकते हैं?
इसमें बेसिकली पहला, जैसे आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में बोला कि आपको एक कंपेलिंग स्टोरी बनानी होगी। कंपेलिंग स्टोरी, सपोज आप देख रहे हैं कि कैंसर से बहुत लोग पीड़ित है, तो आपने बताना है कि भाई इंडिया में कितने लोग कैंसर से पीड़ित है। आप उसकी एक स्टोरी, आप उसमें एक अपने फिगर्स को रखिए कि कितने परसेंटेज इंक्रीज इन कैंसर पेशेंट्स है इंडिया में, और आप कैसे उनको हेल्प करने वाले हो, आप किस तरह की आप सुविधाएं देने वाले हो। आपको एक पूरी स्टोरी एक रेडी करनी पड़ेगी। आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल में ये सब चीजें इमेजेस के साथ, फिगर्स के साथ सब कुछ होगा, तभी एक फंडर को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और आप उसको सस्टेन कैसे करोगे? ऐसा तो नहीं है कि आप खाली एक फंडर की इन्वेस्टमेंट, एक फंडर के डोनेशन से आप किसी प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। तो आपको उन्हें ये भी बताना होगा कि आप कैसे और फंडिंग को अट्रैक्ट करने वाले हो, ताकि वो जो आपका प्रोजेक्ट है या जो सोशल सर्विस इम्पैक्ट आप करने वाले हो वो कॉन्टिन्यूड रहे। तो वो चीजें आपको पहले ही इस चीज के सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूं कि हाँ जी किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट रेडी होना चाहिए या किस तरीके से फंडर्स इन सारी चीजों को देखते हैं, कैन यू आल्सो सजेस्ट सम पॉइंट? क्या क्या नेसेसरी पॉइंट्स होने जरूरी है, क्या क्या नेसेसरी डिस्क्लोजर होने जरूरी है, आपको इसमें सब चीजों में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच पूजा फॉर गिविंग सच ए नाइस प्रेजेंटेशन और इतना सारा टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन गौरव। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।